इस घर में मेरी डोली आई थी, अब इस घर से मेरी अर्थी ही जाएगी। माधवी देवी जी सुबह सवेरे उठकर जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने में लगी हुई थी, क्योंकि आज उनका बेटा और बहू अपने दोनों बच्चों के साथ एक साल बाद वापस घर आ रहे थे। और माधवी देवी जी आज बहुत खुश थी, इसलिए कमर और घुटनों में दर्द होने के बावजूद जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई थी। माधवी देवी जी ने अपने पति सुधाकर जी को मार्केट से सामान लेने के लिए भेजा हुआ था। उन्होंने सामान की एक लंबी लिस्ट सुधाकर जी को दी थी। वे आज सारा खाना अपने बेटे की पसंद का बनाना चाहती थी, इसलिए सारी तैयारी उन्होंने पहले से ही कर रखी थी। कुछ तैयारी उन्होंने रात में ही कर ली थी। किचन में आकर सबसे पहले जल्दी से उन्होंने कुकर में छोले उबालने के लिए चढ़ा दिए और पूरी का आटा गूंथ कर रख दिया। उन्हें मिक्स वेज और पालक पनीर भी बनाना था। वे किचन से बाहर निकली ही थी कि तभी सुधाकर जी सारा सामान लेकर घर के अंदर आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जल्दी से सुधाकर जी के हाथ में से सामान ले लिया और बरामदे में बैठकर सभी सामान देखने लगी। उन्होंने सुधाकर जी से पूछा, आप हरा धनिया और हरी मिर्च नहीं लाए क्या? सुधाकर जी ने जवाब दिया, अरे ध्यान से देखो भाग्यवान, इसी के अंदर है सब कुछ। मुझे हरे धनिया और हरी मिर्च की खट्टी मीठी चटनी बनानी है, नितिन को बहुत पसंद है। माधवी देवी जी खुश होकर बोली। उन्होंने ध्यान से देखा तो सभी सामान थैले के अंदर ही था। अब वे सब्जी निकालकर बरामदे में ही बैठकर जल्दी जल्दी काटने लगी। माधवी जी के बेटे नितिन को मिक्स वेज और पालक पनीर बहुत पसंद है और छोले पूरी उनके पोता पोती को बहुत पसंद है, इसलिए माधवी देवी जी सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए खाना तैयार कर रही थी। उन्होंने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली तो घड़ी की सुइयां भागती हुई नजर आ रही थी। तभी उन्हें याद आया कि खीर के लिए तो दूध है ही नहीं। उन्होंने सुधाकर जी से कहा, खीर के लिए दूध नहीं है, आप पहले जाकर दूध लेकर आइए। सुधाकर जी बोले, भाग्यवान, कितना कुछ बनाओगी, थक जाओगी, खीर अब रहने दो, खीर कल बना लेंगे। माधवी देवी जी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, रात में सब थकान उतर जाएगी। खीर मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। खीर नितिन और बच्चों दोनों को ही बहुत पसंद है, तो मैं जैसे तैसे करके बना ही लूंगी, आप बस दूध ले आइए। तो सुधाकर जी ने अपनी पत्नी की तरफ प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए दूध लेने के लिए उठकर चले गए। माधवी देवी जी ने जल्दी जल्दी सब्जी काटी और किचन में आ गई। अब तक छोले भी उबल चुके थे, तो उन्होंने गैस पर से प्रेशर कुकर उतार कर एक तरफ रख दिया और मिक्स वेज बनाने के लिए चढ़ा दी और दूसरी तरफ उन्होंने पालक पनीर बनाने के लिए चढ़ा दिया। छोले के साथ थोड़े से चावल भी उबाल लूंगी, किसी को छोलों के साथ चावल खाने होंगे तो खा सकता है। उन्होंने चावल निकालकर भिगो दिए। उनकी दोनों सब्जी तैयार हो गई तो उन्होंने एक तरफ छोले बनाने के लिए चढ़ा दिए और दूसरी तरफ उन्होंने चावल उबालने के लिए चढ़ा दिए। ये दोनों चीजें भी तैयार हो गई। सुधाकर जी भी दूध लेकर आ गए थे, तो उन्होंने दूध उबालने के लिए चढ़ा दिया और गर्म करके ठंडा करने के लिए रख दिया, क्योंकि खीर उन्हें गर्म किए हुए दूध की ही अच्छी लगती थी। माधवी देवी जी ने खीर के चावल भी भिगो दिए थे, बस खीर, रायता, पापड़, सलाद तैयार करना बाकी था। पूरी तो बच्चों के आने पर गरम गरम ही डालूंगी, ये सोचकर अब वे किचन से बाहर आ गई। बाहर आकर वे घर की सेटिंग देखने लगी थी कि कहीं से कोई सेटिंग खराब तो नहीं है। घर की सफाई तो उन्होंने सुधाकर जी के साथ मिलकर सुबह ही कर दी थी। कमरों की बेडशीट भी उन्होंने चेंज कर दी थी। सुधाकर जी अपनी पत्नी का काम में पूरा सहयोग करते हैं। सुधाकर जी माधवी देवी जी से कहते हैं, फिर पहले जैसे रौनक हो जाएगी घर में। बच्चे इधर उधर धमा चौकड़ी करेंगे, बहू रसोई में नए नए पकवान बनाएगी और बेटा बेटा बहू के आगे पीछे घूमकर उसका हाथ बटाएगा। ये कहते कहते सुधाकर जी हंसने लगे तो माधवी देवी जी भी हंसने लगती हैं। सुधाकर जी और माधवी देवी जी ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज चुके थे। बच्चे किसी भी समय आने वाले थे। माधवी देवी जी किचन में गई और उन्होंने खीर बनाने के लिए चढ़ा दी और सलाद काटने लगी। सलाद बनाकर भी उन्होंने रख दी, रायता बनाकर फ्रिज में रख दिया कि कहीं खट्टा ना हो जाए। बस अब पापड़ तलना बाकी रह गया, वह तो मैं जब पूरी बनाऊंगी तभी तल लूंगी। माधवी देवी जी किचन से बाहर आकर सुधाकर जी से कहने लगी, बस सारा काम हो गया है, अब बस बच्चों का इंतजार है। सुधाकर जी कहते हैं कि बस बच्चे आने ही वाले होंगे। सुधाकर जी कह ही रहे थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुधाकर जी जाकर दरवाजा खोलते हैं तो दादू दादी कहते हुए पोता पोती उनके गले से लिपट गए।
बेटा नितिन और बहू मंजू ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और सफर की थकान दूर करने के लिए कमरे में चले गए। बच्चों ने फ्रिज में से खुद पानी ले लिया और सबको भी पानी पिलाया। अब दोपहर का 1 बज रहा था, तो खाने का समय हो रहा था। माधवी देवी जी फिर से किचन में आ गई और पूरी तलने के लिए तेल का कढ़ा गैस पर चढ़ा दिया। सुधाकर जी ने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और सारे बच्चों से कहा कि चलो हाथ मुंह धो लो, पहले खाना खा लो, फिर आराम करना। माधवी देवी जी पूरी तलती रही और सुधाकर जी बाहर लाकर बच्चों को देते रहे। नितिन ने मना भी किया कि बाबूजी आप बैठ जाइए, परंतु सुधाकर जी नहीं माने। जब थोड़ी ज्यादा पूरियां बन गई तो सुधाकर जी भी और माधवी देवी जी भी बच्चों के पास बैठ गए और वह दोनों भी खाना खाने लगे। खाना सभी को बहुत पसंद आया और नितिन तो अपनी पसंद का खाना देखकर बहुत खुश था और बच्चे छोले पूरी देखकर खुशी से उछल रहे थे। माधवी देवी जी ने खीर बनाकर भी फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दी थी। माधवी देवी जी ने खाना खाने के बाद सबको खीर खिलाई, तो खीर खाकर तो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि खीर बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। माधवी देवी जी को इतना काम करने के कारण जो थकान हो गई थी, बच्चों की खुशी को देखकर छूमंतर हो चुकी थी। बच्चों को देख देख कर वे बस खुश हुए जा रही थी। सुधाकर जी भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बहुत दिनों के बाद उनके घर में फिर से रौनक हुई थी। सुधाकर जी, माधवी देवी जी, बेटा बहू और पोता पोती सब खाना खाकर ड्राइंग हॉल में बैठे थे। लेकिन ये क्या, ये सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। सिर्फ सुधाकर जी और माधवी देवी जी ही बातें करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। बेटा अपने ऑफिस के काम मोबाइल से देख रहा था, बहू अपनी सहेलियों से लाइव चैट कर रही थी और दोनों बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। किसी को भी किसी से बात करने की फुर्सत नहीं थी। गर्दन झुकाकर सभी अपने अपने मोबाइल में ऐसे व्यस्त हो गए थे कि अपने आसपास कौन बैठा है, क्या कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ खबर ही नहीं थी। सुधाकर जी माधवी देवी जी से बोले, ये क्या, हम तो सोचे थे कि बेटा बहू के साथ थोड़ी बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, परंतु ये सब तो अपने अपने मोबाइल में ऐसे खोए हैं कि लगता है जैसे हम यहाँ है ही नहीं। सुधाकर जी ने बीच बीच में नितिन से बात करने की कोशिश भी की, परंतु नितिन ने कहा, पापा ऑफिस का जरूरी काम है, काम खत्म करके आपसे बात करता हूँ। फिर उन्होंने दोनों बच्चों से बात करने की कोशिश की तो बच्चे भी बोले, ये क्या दादू, आपने हमें डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा भला गेम जीत रहे थे हम और बहू तो अपनी चैटिंग में ही मस्त थी। सुधाकर जी और माधवी देवी जी एक दूसरे की तरफ निराश होकर देखने लगे। जो उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा था। सब बच्चों की अपनी अपनी दुनिया बन चुकी थी। किसी को भी बूढ़े माता पिता, दादा दादी की कोई फिक्र नहीं थी। सुधाकर जी और माधवी देवी जी निराश होकर वहां से उठे और उदास होकर अपने कमरे में चले गए। 2 दिन के बाद दीपावली थी। शाम को माधवी देवी जी ने बहू मंजू से कहा, बहू तुम गुजिया और चकली बना लेना, मैं थोड़ा शक्करपारे और बर्फी बना लूंगी। यह सुनते ही बहू मंजू बोली, मम्मी जी ये सब घर में बनाने की क्या जरूरत है, हम बाजार से रेडीमेड ही ले आते हैं। तो माधवी देवी जी ने बड़े प्यार से कहा, नहीं नहीं मंजू, घर जैसा स्वाद बाजार की चीजों में कहा। ठीक है मम्मी जी, मंजू ने मन मार के उत्तर दिया। मंजू का मन ये सब चीजें बनाने का बिल्कुल भी नहीं था, परंतु माधवी देवी जी के कारण उसे हाँ करनी पड़ी। अगले दिन दोनों सास बहू किचन में जाकर सारे पकवान तैयार कर लेती हैं। मंजू सारा काम निमटवाने के बाद अपने कमरे में आती है तो नितिन से कहती है कि आपने माँ और बाबूजी से बात कर ली है। तो नितिन कहता है कि नहीं, अभी नहीं की है, अभी सही समय आने दो तब करूँगा। इस पर मंजू कहती है, ठीक है लेकिन जरूर कर लेना। हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कर लूंगा। वह मंजू को तसल्ली देकर कहता है। नितिन रात को अपने बाबूजी के कमरे में जाता है और उनसे कहता है कि बाबूजी आपसे एक जरूरी बात करनी है। बाबूजी कहते हैं, आओ बेटा बैठकर बात करते हैं। नितिन अपने बाबूजी के पास बैठ जाता है और कहता है, बाबूजी मैं सोच रहा था कि आप इस घर को बेच दीजिए। अब आप दोनों अकेले रहते हैं तो इतने बड़े घर की क्या जरूरत है, या तो आप हमारे साथ चलिए या आप कोई और छोटा सा घर ले लीजिए। बाबूजी अब रेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम सोच रहे थे कि अपना ही घर ले लें, इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। कुछ पैसे हमारे पास हैं और कुछ पैसा इस घर को बेचकर आ जाएगा। यह सुनते ही सुधाकर जी हैरान हो जाते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, यह हमारे पुरखों का घर है,
इसे हम कैसे बेच सकते हैं? नितिन अपने बाबूजी को उत्तर देते हुए कहता है, बाबूजी, ये सब अब पुराने जमाने की बातें हो गई हैं कि पुरखों का घर है। नए जमाने के हिसाब से चलिए बाबूजी। सुधाकर जी अचरज से अपने बेटे की ओर देख रहे थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि उनका बेटा उनसे इस तरह की बातें भी कर सकता है। माधवी देवी जी सारी बातें सुन रही थी और अचंभित होकर अपने बेटे के चेहरे को देख रही थी। तब नितिन कहता है, बाबूजी, आप अच्छी तरह सोच लीजिए। आप मुझे कल तक सोचकर बता दीजिएगा। और ये कहकर नितिन वहां से चला जाता है। सुधाकर जी और माधवी देवी जी अपने बेटे की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। माधवी देवी जी अपने पति से कहती हैं, ये नितिन कैसी बातें कर रहा है? हमने अपना सारा जीवन इस घर में बिताया है, अब हम कहीं और जाकर कैसे रह सकते हैं? अपने जीवन के आखिरी बचे कुचे दिन मैं इसी घर में बिताना चाहती हूँ। मैं कहीं और जाकर नहीं मरना चाहती हूँ। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और इस घर से मेरी अर्थी ही बाहर जाएगी। आप नितिन को साफ इनकार कर दीजिए कि हम ये घर किसी भी हाल में नहीं बेचेंगे और हम कहीं और जाकर भी नहीं रहेंगे। सुधाकर जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उनका हृदय बेचैन हो उठा था। उनका इकलौता बेटा उनसे इस तरह की बात भी कर सकता है, ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब इस बुढ़ापे में कहीं और जाकर रहना उनके बस की बात नहीं थी। परंतु नितिन को पता नहीं क्या हो गया था कि जो वो अपने माता पिता की भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। दोनों माता पिता की नींद गायब हो चुकी थी। दोनों बेचैन हो चुके थे। दोनों बातचीत करके लेट गए थे, परंतु दोनों को चिंताओं ने घेर लिया था। इस घर से दूर जाने की कल्पना से ही उन दोनों को बेचैनी हो गई थी। सुधाकर जी के बाप दादा इसी घर में रहते आए थे। सुधाकर जी का बचपन इस घर में ही बीता था। इस घर के कोने कोने से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। सुधाकर जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और नितिन भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माधवी देवी जी ने इस घर में आकर इस घर के कोने कोने को अपने हिसाब से सजाया संवारा था। सुधाकर जी और माधवी देवी जी को पूरी रात नींद नहीं आती है। पूरी रात उन्होंने आंखों में ही काट दी थी। उनकी आंखें भी नींद न आने की वजह से भारी हो गई थी। सुबह सवेरे उठकर ही माधवी देवी जी नहाती हैं, पूजा पाठ करती हैं और सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए रसोई में घुस जाती हैं। थोड़ी देर बाद मंजू भी रसोई में आ जाती हैं, परंतु माधवी देवी जी मंजू से कोई बात नहीं करती हैं। वे बहुत खामोशी से चुपचाप अपने सारे काम करती रहती हैं। जब नाश्ता बन जाता है तो डाइनिंग टेबल पर लगा दिया जाता है। सब नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। अभी सब नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे, तभी मंजू के घर से फोन आता है। फोन पर किसी ने ना जाने क्या कहा था कि मंजू जोर जोर से रोने लगती है। सबके सब घबरा जाते हैं और रोने का कारण जानना चाहते हैं, परंतु वे बस रोए जा रही थी। माधवी देवी जी उसके पास आती हैं, उसे चुप कराती हैं और उससे रोने का कारण पूछती हैं। मंजू बहुत देर बाद चुप होती है और सबको बताती है कि भैया भाभी मम्मी पापा से जबरदस्ती घर अपने नाम करा रहे हैं। उस घर को बेचना चाहते हैं और उन्हें वृद्ध आश्रम में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तभी मंजू अचानक से अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही नितिन से कहकर ये घर बेचने के लिए कहा था, परंतु भगवान मेरे कर्मों की सजा इतनी जल्दी मुझे देंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो घर हमारे पुरखों का घर है। मेरे माँ पिताजी उस घर को छोड़कर कैसे कहीं और रह सकते हैं? मैं आपका दर्द समझ नहीं सकी थी, लेकिन जब वह दर्द मेरे ऊपर बीता तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रही थी। माधवी देवी जी मंजू को अपने पैरों से उठाती हैं, उसे गले लगाती हैं, उसके आंसू साफ करती हैं और कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही काफ़ी है। अब तुम जल्दी जल्दी नाश्ता करो, अपने मायके जाओ और जाकर अपने माता पिता की मदद करो और वे घर बेचने से बचा लो। नितिन भी शर्मिंदा होकर अपने बाबूजी से माफी मांगता है। सुधाकर जी नितिन को अपने गले से लगा लेते हैं। माधवी देवी जी जल्दी से उन दोनों को नाश्ता करवाती हैं और रवाना कर देती हैं। पोता और पोती दादा दादी के पास ही रुक जाते हैं। शाम को मंजू और नितिन वहां से लौट आते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। सुधाकर जी और माधवी देवी जी पूछते हैं कि क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है ना? वे उन्हें सारी बात बताते हैं कि पहले तो भैया और भाभी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उधर से बुआ जी भी आ गई थी। सबने उन्हें बहुत समझाया, तब उनकी समझ में आया और उन्होंने अपनी गलती मान ली।
अब वे घर माँ बाबूजी के नाम ही है और कोई उन्हें उनके घर से नहीं निकाल सकता। बाबूजी, हम भैया भाभी के साथ ज्यादा झगड़ा करते तो उससे क्या होता? दिल में खटास ही पैदा हो जाती। इसलिए हमने उनसे झगड़ा नहीं किया, ना ही हमने गुस्से में वहां कोई भी बात की। बस उन्हें समझाया, क्योंकि मैं तो वापस चली जाऊंगी। कल को वही माँ बाबूजी को देखेंगे। अपनी बहू के मुंह से इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर माधवी देवी जी ने खुश होकर अपनी बहू को गले से लगा लिया। मेरी बहू कितनी समझदार हो गई है। तो मंजू भी चहक कर बोली, आखिर बहू किसकी हूँ? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। रात का खाना खाकर फिर से सब ड्राइंग रूम में बैठ गए, परंतु फिर से सब ने अपने अपने मोबाइल निकाल लिए। तो सुधाकर जी बोले, बेटा नितिन, मंजू, हम सब साथ हैं, फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। सब सूना सूना लग रहा है। तुम लोग जब से यहाँ आए हो, हमारी आपस में बातचीत नहीं हो पाई है। तुम सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हो। बेटा, ये सब ठीक नहीं है। हम सब साथ होकर भी साथ नहीं है। ये मोबाइल हमें अपने से दूर कर रहा है। नितिन और मंजू को अपनी इस गलती का भी एहसास हुआ। उन्होंने बच्चों को भी मोबाइल से दूर रहने को कहा और अपने मोबाइल भी उठाकर रख दिए। अगले दिन सुबह से ही घर को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा था। मंजू ने फूलों से बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई। माधवी देवी जी ने दियों में तेल और बाती डालकर शाम की पूजा की तैयारी की। दोनों बच्चे पटाखे उड़ाने में मस्त थे। शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद फिर सबने एक साथ मिलकर खूब धूम धड़ाके से पटाखे जलाए और दियों की रोशनी से एक बार फिर सारा घर जगमगा उठा। 2-3 दिन के बाद नितिन, मंजू और दोनों बच्चे फिर से जाने की तैयारी करने लगे। तो सुधाकर जी और माधवी देवी जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। तो मंजू ने अपनी सासू माँ के पास आकर कहा, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही आप लोग के साथ ही आकर रहेंगे। अब इन्होंने नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करने का मन बना लिया है और ये बिजनेस हम यहीं आकर शुरू करेंगे। नितिन भी अपने माता पिता से कहता है, हाँ बाबूजी, अब बस बहुत हो गई नौकरी, अब नौकरी करने का मन नहीं है। अब बस हम आपके साथ यहीं आकर रहेंगे। यह सुनकर दोनों माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। खुशी खुशी दोनों माता पिता बच्चों को विदा करते हैं। 1 साल के अंदर नितिन नौकरी से रिजाइन कर देता है और सब वापस अपने घर आ जाते हैं। नितिन वहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उसका बिजनेस अच्छा चल जाता है। पूरा परिवार अब एक साथ रहता है और सुधाकर जी और माधवी देवी जी अपने पूरे परिवार को देखकर बहुत खुश हैं और भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, जैसे तूने मेरे घर में परिवार में खुशियां दी, तू सबके परिवार में ऐसे ही खुशियां दे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं तो भगवान भी हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। क्योंकि जिस घर में माता पिता खुश रहते हैं उस घर में बरकत ही बरकत आ जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।